Hello everyone, this is the part 7 on chemical effect of electric current। तो अपने इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कि बेसिकली वो क्या होता है, और उसके बाद डिफरेंस समझेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर में था, वो रह गया था, है ना। और उसके बाद हम लोग वो फैक्टर्स भी देखेंगे जो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। कि इलेक्ट्रोलाइसिस में जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड पे अगर मेटल का डिपोजिशन हो रहा है तो वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली क्या है, हम फैक्टर्स भी देखेंगे किसके, इलेक्ट्रोलाइसिस में जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन हो रहा है ना प्रोडक्ट का, तो वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, उन फैक्टर्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो पहले तो उसका स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, जिससे कि अपन उसके बारे में कुछ कंक्लूजन निकाल सकें, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो बेसिकली इसमें दो अलग अलग जार होते हैं, या बीकर या टैंक हम बोल सकते हैं उनको। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे पास एक ही टैंक था, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग टैंक होते हैं, है ना। और इन दोनों में इलेक्ट्रोड अलग अलग रहते हैं, एक में एक इलेक्ट्रोड, दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है। सॉरी। और ये कनेक्ट होता है किससे, बल्ब से डायरेक्ट, ये। और यहाँ पे बीच में सॉल्ट ब्रिज भी होता है, जैसे कि सॉल्ट हमारा इधर से उधर जाता है, और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ये कर दिया, है ना। ये बल्ब है हमारा, ठीक है, और ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है वो बन जाता है एनोड। वो क्या होता है, एनोड होता है। और जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल वो क्या है हमारा, वो है कैथोड, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट, तो भी हमें पता चल जाएगा दिस वन इज ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन। तो ये ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इससे हम जो है कंक्लूजन निकालते हैं अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम, तो एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है एनोड, दूसरा कैथोड, और बीच में एक सॉल्ट ब्रिज, और ये कनेक्ट है बल्ब से। तो जब इसमें क्या होता है कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है इस सॉल्यूशन में, है ना, कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है तो केमिकल चेंजेस होंगे ही, तो उसकी वजह से करंट का फ्लो होता है और ये बल्ब ग्लो करता है। इसके केमिकल चेंज होने की वजह से इसमें करंट फ्लो करता है, तब ये बल्ब हमारा ग्लो करता है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन, पहला कि मतलब हमारी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ तब ये बल्ब जला। इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई बैटरी तो हमने लगाई नहीं है ना, कि उसकी बैटरी की वजह से इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, नहीं, इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, उसकी वजह से करंट का फ्लो होगा और ये बल्ब हमारा ग्लो करेगा। तो मतलब ये है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ओके। तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं, हम इसको ये भी बोल सकते हैं मतलब कि ये, इसको बाहर से सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत है क्या, नहीं है। इसको बाहर से सोर्स ऑफ एनर्जी, ये खुद अपने आप में एक सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। तो
इसको हम ये बोल सकते हैं क्योंकि यही तो एनर्जी दे रहा है, यहाँ से केमिकल रिएक्शन हो रही है तो एनर्जी खुद दे रहा है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है ना। तो इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ये खुद अपने आप में सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको बाहर से सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं है ना, कोई नीड नहीं है इसको बाहर से एनर्जी जरूरत लेने की। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा इस फिगर में हमें और क्या दिख रहा है, यहाँ पर तीसरा ये दिख रहा है कि एनोड हमारा जो है वो नेगेटिव है और कैथोड जो हमारा वो पॉजिटिव है। अभी हम लोग डिफरेंस भी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ में। ठीक है, तो एनोड हमारा क्या है वो नेगेटिव है, कैथोड हमारा क्या है वो पॉजिटिव है। ठीक है, एनोड नेगेटिव है और नंबर 4 कैथोड हमारा वो क्या है वो पॉजिटिव है। ओके, कैथोड में हमारे क्या होता है रिडक्शन, ये पहले भी होता था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी देखा था हमने, कैथोड पे हमारा रिडक्शन होगा और एनोड पे हमारा क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, वो यहाँ पे भी यही होगा, सिर्फ उनके साइन बदल गए हैं। एनोड यहाँ पे नेगेटिव हो गया लेकिन होगा वहां पे ऑक्सीडेशन ही, कैथोड हमारा पॉजिटिव हो गया लेकिन यहाँ पे होगा क्या रिडक्शन ही। तो एनोड नेगेटिव हो गया क्या इस पे ऑक्सीडेशन, ये कैथोड पॉजिटिव होगा क्या इस पे रिडक्शन। ठीक है, तो मतलब यहाँ इस सेल में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शन है ना, बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शन इस चीज को हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। कि स्पॉन्टेनियस का मतलब ये अपने आप नेचुरली हो रहा है या फिर हमारे कंट्रोल में ही, ह्यूमन मेड मैन मेड ही, तो हमारे कंट्रोल में नहीं, क्योंकि हम इसको कोई सोर्स ऑफ एनर्जी तो दे नहीं रहे कि वो देना बंद कर देंगे तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होना बंद हो जाएगा। ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, ये नेचुरल है, ये अपने आप हो रहा है, उसकी वजह से सोर्स ऑफ एनर्जी निकल रही है और बल्ब ग्लो कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस है ना, बेस्ड ऑन रिडॉक्स रिएक्शन विच इज spontaneous in nature, जो कि spontaneous है। spontaneous का मतलब नेचुरल है, वो अपने आप हो रहा है, मैन मेड नहीं है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को देख करके ये कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए, तो इससे क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके, ओके, अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का है जो हमने अभी फाइंड आउट किया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, तो इसी पॉइंट को देख करके उसका पॉइंट बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डिफरेंस में होने की वजह से क्या होता है, दोनों याद भी आसानी से हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाता है। पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या देखा था, वहां पे हमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते थे तब केमिकल रिएक्शन होता था, तो मतलब हमारा क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता था, केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ का जो है उसका जस्ट होता है, यहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वहां पे क्या था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, है ना, केमिकल एनर्जी में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो रही थी। तो बेसिकली
बेसिकली इसी का जस्ट अपोजिट, तो याद करने में भी आसानी होती है। ओके, सेकंड वन क्या था यहाँ पे, तो ये है इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, वो खुद एक सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उसको इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता था, मतलब नीड, इलेक्ट्रोलिटिक सेल नीड अ सोर्स ऑफ एनर्जी, नीड अ सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको सोर्स ऑफ एनर्जी हमको देना पड़ता था, बाहर से देना पड़ता था। ठीक है, तीसरा यहाँ पर एनोड नेगेटिव है, वहां पे एनोड पॉजिटिव था, एनोड पॉजिटिव, और होता उस पर ऑक्सीडेशन ही था। फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर कैथोड पॉजिटिव है, वहां पर कैथोड निगेटिव था, कैथोड हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और होता उस पर रिडक्शन ही था। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड है। डिफरेंस है यहाँ पर कि ये तो स्पॉन्टेनियस है, कि ये नेचुरली होता है ना, ये अपने आप होता है जो रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन ये जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब कि मैन मेड है। हम अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी देना बंद कर देंगे तो फिर केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे फिर, बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शन, बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शन which is non-spontaneous, जो कि अपने आप नहीं होता, वो मैन मेड है। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट जो दे रहे हैं उसको बंद कर देंगे तो फिर क्या रेडॉक्स रिएक्शन बंद हो जाएगी, लेकिन इसमें रेडॉक्स रिएक्शन मैन मेड नहीं है, वो अपने आप हो रही है। अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो फिर वो अपने आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ये नेचुरल है, लेकिन ये मैन मेड है। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार डिफरेंस पूछते हैं। ठीक है, नहीं तो कई बार सिंगल ही पूछ लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल या व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो किन किन प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर ऑन विच प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड। ठीक है, क्योंकि मोस्टली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में ही पूछा जाता है। फैक्टर on which product of electrolysis depend। इलेक्ट्रोलाइसिस में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए एक बार फिर से, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हमारे, और इसमें ये रहे हमारा रॉड, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रोड, और इसमें हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट फिल है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड डिप है, हमने इसको डिप कर रखा है, और इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, सोर्स, बैटरी से। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है बेसिकली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोड और क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, यही तो मेन है ना। तो बेसिकली क्या है कि जो ये प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, वो उसका जो फैक्टर है ये यही दो है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। इन्हीं पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, है ना। तो पहला देखते हैं क्या होता है। ये पहला तो है, अभी तो मोटा मोटा ये हम समझ गए कि जो फैक्टर है बेसिकली वो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट ही है, जिसपे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तो पहला क्या है हमारा,
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आई थिंक इसकी इंक खत्म होने वाली है। पहला क्या हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा। ठीक है, नेचर का मतलब ये हो गया कि अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट NaCl है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो Na या Cl से ही बनेगा। अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट MgBr2 तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो यही होगा, मैग्नीशियम या ब्रोमीन से। या अगर हमारा AlCl3 है तो प्रोडक्ट हमारा एल्युमिनियम और क्लोरीन से ही रिलेटेड होगा। ये कहने का मतलब है पहला तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है। ठीक है, दूसरा है हमारा मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किस स्टेट में है। क्योंकि हमने जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइसिस से हम समझ रहे थे, हमने देखा था कि सॉलिड फॉर्म में केमिकल कंपाउंड जो होता है उनमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है या बहुत कम होता है। तो हम उसको दो फॉर्म में लेते थे, एक तो था उसका मोल्टन फॉर्म, है ना, मोल्टन स्टेट में लेते थे, या तो फिर हम इसको किस में लेते थे, एक्वस स्टेट में, है ना। तो इस पे भी डिपेंड करता है जो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस में, और इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मोल्टन फॉर्म में है या फिर एक्वस स्टेट में है। मोल्टन स्टेट में है या फिर एक्वस स्टेट में है। इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि मोल्टन स्टेट में रहेगा, इसमें हमने वाटर मिक्स नहीं किया है, तो सिर्फ जो हमने लिया था वही रहेगा। मान लिया NaCl लिया तो सिर्फ NaCl लिया इलेक्ट्रोलाइट में, लेकिन एक्वस स्टेट में अगर लेते हैं तो NaCl भी है और साथ में H2O भी आ जाएगा। फॉर्मूला को भी आगे और देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जाम्पल में। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, थर्ड फैक्टर इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, है ना। तो बेसिकली इसमें दो ही होगा, एक या तो कंसंट्रेटेड फॉर्म होगा या डाइल्यूट फॉर्म होगा। कंसंट्रेटेड और दूसरा डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड का मतलब हो गया अगर हम NaCl का लेते हैं और इसमें वाटर मिक्स करते हैं तो कंसंट्रेटेड का मतलब ये हो जाएगा NaCl ज्यादा है, वाटर कम है। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब क्या कि NaCl कम है, वाटर ज्यादा है। तो इस पे भी डिपेंड करेगा कि हमारे इलेक्ट्रोलिसिस में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन कैसा है। ठीक है, कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है। कंसंट्रेटेड का मतलब NaCl ज्यादा, वाटर कम। डाइल्यूट का मतलब NaCl कम, वाटर ज्यादा। ठीक है, लास्ट फैक्टर हमारा वो देख लेते हैं। लास्ट फैक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, क्योंकि अभी तक हमने इलेक्ट्रोलाइट की बात की। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का मतलब, क्योंकि अभी तक मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट पे ही डिपेंड करेगा इसका प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रोलाइट का हमने देख लिया। अब इलेक्ट्रोड का नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का मतलब ये जो इलेक्ट्रोड लगे हुए इनका नेचर कैसा है। तो इनके दो नेचर होते हैं, एक तो या तो ये इनर्ट रहेंगे या तो फिर ये एक्टिव रहेंगे। इनर्ट का मतलब ये होता है कि ये केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, यहाँ पर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उनमें ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, और एक्टिव का मतलब होता है जो यहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, वो इसमें इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट करता है। इनर्ट का मतलब क्या होगा, नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और ये इसमें क्या हो गया, मतलब इसका एक्टिव मतलब पार्टिसिपेट करता है वो केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंज। तो बेसिकली दीज 4 आर द फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा इलेक्ट्रोलिसिस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा। तो पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, दूसरा हमारा मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, और चौथा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे। ओके, ठीक है, आई होप
अभी तक जो हम लोगों ने अपने लेक्चर लिए उसमें आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। इनकेस कहीं पे भी डाउट है तो पोस्ट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। और दूसरा सबसे अच्छा वे है समझने का कि हर एक वीडियो को आप कम से कम 5 से 6 बार देखिए, उसके बाद अपने सेल्फ नोट्स बनाइए आप, ठीक है। तो सेल्फ नोट्स बनाने का फायदा ये होगा कि जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप उसको क्विक रिवीजन कर पाएंगे और इसको अच्छे से समझिए। सिर्फ ये नहीं कि आपको लिखना है, नहीं, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो उसका सबसे बेस्ट वे यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप इसको वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी का ये सबसे अच्छा फायदा है। ओके, थैंक यू।